नमस्कार और स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की गहराई में उतर रहे हैं जिसके बारे में अक्सर उतनी बात नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। मेरा मतलब है 1857 के महाविद्रोह से पहले का भारत और उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो आवाजें उठ रही थीं, जो विद्रोह हो रहे थे। बिल्कुल। ज्यादातर लोगों का ध्यान 1857 पर ही जाता है, पर सच तो यह है कि अंग्रेजों के खिलाफ जो असंतोष था, उसकी जड़ें काफी पुरानी और गहरी हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना शायद जरूरी है कि जब हम नागरिक विद्रोह कहते हैं तो इसका मतलब क्या है यहाँ। हाँ, ये अच्छा सवाल है। नागरिक कहने का मतलब है कि ये सीधे तौर पर सेना के विद्रोह नहीं थे। हाँ, ये हो सकता है कि पुराने सैनिक इनमें शामिल हुए हों, पर इनका नेतृत्व आम तौर पर उन लोगों ने किया जिनकी सत्ता या जमीन अंग्रेजों की वजह से चली गई थी। जैसे अपदस्थ शासक या उनके परिवार वाले, या फिर वो जमींदार जिन्हें बेदखल कर दिया गया था। और पोलीगर भी, आपने पोलीगर का जिक्र किया था। हाँ, दक्षिण भारत में पोलीगर थे, जो एक तरह के सैन्य सरदार होते थे, जमीन वाले। फिर जो पुराने राज्य अंग्रेजों ने जीत लिए थे, उनके अधिकारी और सेवक भी इसमें शामिल थे। तो ये तो हुए नेता, लेकिन इनको ताकत कहाँ से मिल रही थी? क्या ये सिर्फ ऊपर के तबके का गुस्सा था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इन विद्रोहों की असली जान जो जमीनी ताकत थी, वो तो आम लोग थे। जैसे वो किसान जो भारी लगान से बिल्कुल पिस चुके थे, या वो कारीगर जिनका काम धंधा अंग्रेजी माल आने से चौपट हो गया था, और वो सिपाही भी जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। मतलब इन सब लोगों का जो गुस्सा था, वही इन आंदोलनों को आधार दे रहा था। तो ये सब किस माहौल में पनप रहा था? थोड़ा सा उस समय की बात करें। देखिए, बात शुरू होती है 1757 से, प्लासी की लड़ाई के बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी नहीं रही, वो एक राजनीतिक ताकत बन गई। हाँ, सत्ता उनके हाथ आने लगी। बिल्कुल। और जैसे जैसे उनका कंट्रोल बढ़ा, उन्होंने भारत में हर चीज, जमीन का बंदोबस्त, कानून, राज का चलाने का तरीका, सब अपने हिसाब से बदलना शुरू कर दिया। और उनका मकसद क्या था इन बदलावों से? मकसद तो साफ था, जैसा स्रोत भी बताते हैं। इंग्लैंड कैसे ज्यादा से ज्यादा अमीर बने, भारत के पैसे और संसाधनों का इस्तेमाल करके। और इन बदलावों का असर जाहिर है बहुत गहरा पड़ा होगा लोगों पर। बहुत गहरा, और बहुत दूर तक। इन नीतियों ने भारत के समाज, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी राजनीति, सब में एक तरह की उथल-पुथल मचा दी। और इसी उथल-पुथल से निकले ये सारे विद्रोह। तो ये कोई एक दो घटनाएं नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कंपनी राज की शुरुआत से ही अलग-अलग हिस्सों में लगातार ये प्रतिरोध, ये छोटी बड़ी लड़ाइयां चलती रहीं। और ये सब जुड़ते जुड़ते कह सकते हैं 1857 में एक बड़े धमाके की तरह सामने आया। तो क्या हम कह सकते हैं कि इन अलग-अलग विद्रोहों के पीछे कुछ वजहें थीं जो हर जगह दिखती थीं? मतलब ऐसा क्या था जो इतने सारे लोगों को अलग-अलग जगहों पर हथियार उठाने पर मजबूर कर रहा था? हाँ, कई ऐसी वजह थी जो लगभग कॉमन थी। सबसे बड़ी वजह तो थी आर्थिक। पैसे की तंगी। हाँ, कंपनी की जो नई लगान नीतियां थीं, वो किसानों की कमर तोड़ रही थीं। और उनकी व्यापारिक नीतियों ने भारत के जो पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट थे, जो उद्योग थे, जैसे कपड़ा उद्योग। हाँ, कपड़ा और भी बहुत कुछ, वो सब तबाह कर दिया। इससे लाखों कारीगर बेकार हो गए, बिल्कुल कंगाल। तो मतलब सिर्फ किसान नहीं, कारीगर भी बुरी तरह पिस रहे थे। बिल्कुल। और फिर वो पुराना सत्ताधारी वर्ग, जमींदार, पुलीगर, वो भी नाराज थे। उनकी जमीनें जा रही थीं, उनकी कमाई घट रही थी। और शायद उससे भी ज्यादा, कंपनी के जो नए अफसर आते थे, या उनके साथ जो नए व्यापारी, साहूकार आए, हाँ, वो लोग इन पुराने जमींदारों या सरदारों को कोई इज्जत नहीं देते थे। उनका जो पुराना मान सम्मान था, वो खत्म हो रहा था। तो ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं था, ये इज्जत का भी सवाल बन गया था। और क्या धर्म या संस्कृति का भी कोई रोल था इसमें? बिल्कुल था। देखिए, जो धार्मिक वर्ग था, पंडित, पुजारी, मौलवी, ये लोग पारंपरिक तौर पर राजाओं और जमींदारों पर निर्भर थे। दान दक्षिणा, जमीनें। हाँ, उनके सहारे चलते थे। हाँ, तो जब ये पुराने राजे जमींदार कमजोर हुए, तो इन पर भी असर पड़ा। फिर अंग्रेजों का जो रवैया था, उनका रहन सहन, उनका खुद को भारतीयों से ऊंचा समझना, ये बातें भी लोगों को पसंद नहीं आ रही थीं। उनका विदेशीपन। हाँ, उनका वो विदेशीपन, और जैसा श्रोत कहते हैं, उनका शासक होते हुए भी हमेशा अजनबी बने रहना, और यहाँ के लोगों को नीची नजर से देखना, ये सब बातें भी गुस्से को हवा दे रही थीं। तो ये तो हो गए कारण। इन विद्रोहों की अपनी कोई खासियत थी, कोई पैटर्न? हाँ, कुछ बातें हैं जो ध्यान देने लायक हैं। भले ही ये विद्रोह अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह हुए, इनमें कुछ समानताएं दिखती हैं। जैसे इनका नेतृत्व। हाँ, वो आपने बताया, पुराने शासक या जमींदार। हाँ, अक्सर वही लोग थे, मतलब अर्ध सामंती किस्म के नेता, जिनकी सोच भी ज्यादातर पुरानी परंपरागत थी।
तो क्या वो कोई नई व्यवस्था लाना चाहते थे? ज्यादातर का मकसद ये नहीं था। उनका मुख्य लक्ष्य होता था कि अंग्रेजों को भगाओ और वही पुराना राजपाट, समाज का वही पुराना ढांचा वापस ले आओ, जिसमें उनका अपना रुतबा, अपनी सत्ता बनी रहे। और ये लोकल मुद्दे ज्यादा उठाते थे? हाँ, अक्सर ये विद्रोह किसी स्थानीय वजह से शुरू होते थे और उनका असर भी ज्यादातर उसी इलाके तक सीमित रहता था। चलिए अब कुछ खास विद्रोहों की बात करते हैं। शुरुआत सन्यासी विद्रोह से करें। ये तो काफी लंबा चला, करीब 1763 से 1800 तक। हाँ, ये बंगाल और बिहार में हुआ, खासकर मुर्शिदाबाद और जलपाईगुड़ी के जो जंगल थे उन इलाकों में। नाम भले ही सन्यासी है, पर इसमें सिर्फ साधु या सन्यासी नहीं थे। अच्छा। हाँ, इसका नेतृत्व मजनूम शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और एक महिला नेता भी थी, देवी चौधरानी, इन जैसे लोगों ने किया। और जैसा हमने पहले बात की, इसमें बड़ी संख्या में वो किसान थे जिनकी जमीन छिन गई थी, वो सैनिक थे जिन्हें निकाल दिया गया था, और गांव के गरीब लोग शामिल थे। और इनका तरीका क्या था? ये करते क्या थे? ये लोग कंपनी की जो फैक्ट्रियां थीं, उनके खजाने थे, उन पर छापे मारते थे, कभी कभी अनाज लूटकर गरीबों में बांट देते थे, और कई बार तो कंपनी की फौजों से इनकी सीधी लड़ाई भी हुई। इसकी वजह क्या थी? इसके पीछे 1770 का जो भयंकर अकाल पड़ा था बंगाल में, वो एक बड़ा कारण था। और कंपनी की जो सख्त आर्थिक नीतियां थी वो तो थी ही। और इसमें हिंदू मुसलमान दोनों शामिल थे। बिल्कुल, ये इसकी एक खास बात है। हिंदू सन्यासी और मुसलमान फकीर दोनों ने मिलकर इसमें हिस्सा लिया, इसीलिए इसे कई बार फकीर विद्रोह भी कहते हैं। अरे हाँ, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का मशहूर उपन्यास आनंद मठ, जिससे हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिया गया है, वो भी तो शायद इसी विद्रोह पर आधारित है। बिल्कुल सही। आनंद मठ और उनका एक और उपन्यास देवी चौधरानी, ये दोनों इसी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर लिखे गए हैं। इसी वजह से ये विद्रोह हमारी यादों में इतना जिंदा है। लेकिन इससे दबा दिया गया था। हाँ, आखिरकार वॉरेन हेस्टिंग्स ने काफी सख्ती से इसे कुचल दिया था। सन्यासी विद्रोह के बाद एक और विद्रोह का जिक्र है, असम का मोहमारिया विद्रोह 1769 से 99। इसके बारे में क्या खास बात है? मोहमारियां जो थे वो असल में निचली जातियों के किसान थे। वो एक संत थे, अनिरुद्ध देव, उनकी शिक्षाओं को मानते थे। इन्होंने असम पर उस वक्त जो अहोम राजा राज कर रहे थे, उनकी सत्ता को चुनौती दी। हालांकि अहोम राजा इन्हें दबाने में कामयाब रहे, लेकिन इस विद्रोह ने अहोम राज को अंदर से इतना खोखला कर दिया कि वो कमजोर पड़ गए। हाँ, बहुत कमजोर हो गए। नतीजा ये हुआ कि बाद में बर्मा ने उन पर हमला कर दिया और फिर आखिरकार पूरा इलाका ही अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। तो ये दिखाता है कि कैसे अंदरूनी झगड़ों ने भी बाहरी ताकतों के लिए दरवाजे खोले। अब उड़ीसा चलते हैं। 1817 का पाइक विद्रोह। ये पाइक कौन थे और इनका क्या मसला था? पाइक, आप कह सकती हैं, उड़ीसा के पारंपरिक जमीनी सैनिक थे। मतलब उन्हें राजा की तरफ से लड़ाई लड़ने और पुलिस का काम करने के बदले में जमीनें मिलती थीं जिन पर लगान नहीं लगता था। अच्छा, निष्कर जागीर जिन्हें कहते थे। बिल्कुल, वही उनकी पहचान थी, वही उनकी रोजी रोटी। इस विद्रोह के नेता थे बख्शी जगबंधु विद्याधर। वो खुर्दा के राजा के सेनापति रह चुके थे और कंपनी ने उनकी अपनी जागीर भी छीन ली थी। तो यहाँ भी वजह वही थी, जमीन और पारंपरिक अधिकार छिन जाना। हाँ, मुख्य वजह तो यही थी। अंग्रेजों ने कमीशन बनाया जिसने कहा कि पाइकों की ये बिना लगान वाली जमीनें छीन लेनी चाहिए। ऊपर से नमक का दाम बढ़ा दिया। पुरानी जो कौड़ी वाली मुद्रा थी उसे बंद करके चांदी में लगान मांगा जाने लगा, और लगान की दरें भी बहुत ज्यादा थी। तो ये सब मिलकर पाइकों के गुस्से का कारण बना। और उन्होंने लड़ा कैसे? उन्होंने गुरिल्ला लड़ाई का तरीका अपनाया, छिपकर हमला करना। क्या उन्हें कुछ मिला इस लड़ाई से? विद्रोह को तो अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से दबा दिया, लेकिन उन्हें ये समझ आ गया कि पाइकों की शिकायतों को यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो बाद में उन्होंने कुछ रियायतें दी। जैसे लगान का जो बकाया था उसे माफ किया, टैक्स की दरें कम की वगैरह। तो ये दिखाता है कि ये विद्रोह पूरी तरह बेकार नहीं जाते थे। कभी कभी अंग्रेजों को अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर भी कर देते थे। अब जरा उन आंदोलनों की बात करते हैं जिनमें धर्म और समाज सुधार का पहलू भी जुड़ा था, जैसे वहाबी और कूका आंदोलन। हाँ, वहाबी आंदोलन जो था 1830-61, वो असल में एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन की तरह शुरू हुआ। इसके बड़े नेता थे रायबरेली के सैयद अहमद। वो इस्लाम को उसके शुरुआती, कह सकते हैं, शुद्ध रूप में वापस ले जाना चाहते थे और पश्चिमी असर के सख्त खिलाफ थे। तो उनका निशाना कौन था? शुरू में उनका निशाना पंजाब का सिख राज था। वो उसके खिलाफ जिहाद की बात करते थे। लेकिन जब 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया, तो यह आंदोलन पूरी तरह से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हो गया। और इसका असर कहाँ कहाँ था? इसका असर काफी बड़ा था। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सिथाना इनका बड़ा गढ़ था,
लेकिन बिहार में पटना भी एक बहुत जरूरी केंद्र था और बंगाल तक इसका असर था। और कूका आंदोलन, ये तो पंजाब का था, है ना? हाँ, कूका आंदोलन 1842-72 पंजाब में शुरू हुआ। शुरुआत की भगत जवाहर मल ने, लेकिन इसे असल में बड़ा रूप दिया बाबा राम सिंह ने। उन्होंने ही नामधारी सिख पंथ की भी स्थापना की। तो ये भी धार्मिक आंदोलन था? शुरू में ये एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन ही था। सिखों के बीच जाति पाति खत्म करना, मांस, शराब और नशे से दूर रहना, लड़कियों की शादी कम उम्र में ना करना, विधवा विवाह को बढ़ावा देना, इस तरह की बातें। लेकिन फिर ये राजनीतिक कैसे हो गया? ये तब बदला जब अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। तब बाबा राम सिंह ने नारा दिया कि अंग्रेजों को बाहर निकालो और पंजाब में सिखों का राज वापस लाओ। अच्छा। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है जो हमारे स्रोतों में भी है। हाँ। उन्होंने अंग्रेजी कानूनों का, अदालतों का, स्कूलों का, यहाँ तक कि अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार करने को कहा। सच में? हाँ, और हाथ के बने कपड़े पहनने पे जोर दिया। अरे वाह, यानी ये तो स्वदेशी और असहयोग वाली बात हो गई, जो हम बाद में गांधी जी के आंदोलन से जोड़ते हैं। वो इतने पहले कूका आंदोलन में इस्तेमाल हो रही थी। बिल्कुल, ये वाकई में बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये दिखाता है कि प्रतिरोध के ये तरीके भी उभर रहे थे, भले ही आंदोलन उस वक्त स्थानीय थे। पर इस आंदोलन का क्या हुआ? इसे भी अंग्रेजों ने बड़ी सख्ती से कुचल दिया। बहुत से कूकाओं को तोपों से उड़ा दिया गया और बाबा राम सिंह को पकड़कर रंगून भेज दिया गया। ये तो कुछ बड़े नाम हुए, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, ऐसा लगता है कि ये चिंगारियां तो लगभग हर जगह सुलग रही थीं। हाँ बिल्कुल, स्रोत ऐसी बहुत सी घटनाओं का जिक्र करते हैं। बंगाल में मिदनापुर के जमींदारों का विद्रोह देखिए, या केरल में पजैसी राजा का वो लंबा संघर्ष अंग्रेजों के खिलाफ, जिन्हें केरल का शेर भी कहते थे। त्रावणकोर में दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह और उनकी वो मशहूर कुंडारा घोषणा। फिर उत्तर प्रदेश में वजीर अली ने बनारस में जो किया, या बरेली और हाथरस में जो हंगामे हुए। गुजरात में कच्छ का विद्रोह, वाघेरा विद्रोह, या सूरत में नमक पर टैक्स बढ़ाने के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए। ये लिस्ट तो काफी लंबी लग रही है। और ये तो बस कुछ ही नाम है। उड़ीसा, हरियाणा, बुंदेलखंड, महाराष्ट्र में कोल्हापुर और सावंतवाड़ी, आज के झारखंड का पलामू इलाका, शायद ही कोई कोना बचाओ जहां कंपनी की नीतियों के खिलाफ गुस्सा न फूटा हो। और किसानों के आंदोलन भी किए। हाँ, कई खास किसान आंदोलन भी हुए, जैसे बंगाल में टीटू मीर का नरकिल बेरिया विद्रोह, जो जमींदारों और नील बोने वाले अंग्रेजों के खिलाफ था। पूर्वोत्तर में गारो और हजोंग जनजातियों का पागलपंथी आंदोलन, या केरल के मोपला किसानों के विद्रोह, जो बार बार हुए, अक्सर जमींदारों और अंग्रेजों की ज्यादतियों के खिलाफ। तो इन सभी विद्रोहों को, इन छोटी बड़ी लड़ाइयों को एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? इनका कुल मिलाकर क्या महत्व था? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात तो यही है कि ये सब साबित करते हैं कि 1857 कोई आसमान से नहीं टपका था। हाँ, उसकी जमीन तैयार हो रही थी। बिल्कुल, अंग्रेजी राज के खिलाफ गुस्सा और लड़ाई शुरू से ही चल रही थी। ये विद्रोह दिखाते हैं कि भारत के आम लोग, चाहे वो किसान हों, कारीगर हों या पुराने सरदार, वो कंपनी के शासन को चुपचाप मान नहीं रहे थे। क्या विद्रोह करने वालों को पता था कि वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? उनका दुश्मन कौन है? हाँ, ज्यादातर मामलों में उन्हें अपने दुश्मन का और कम से कम अपने फौरी लक्ष्य का अंदाजा था। भले ही विद्रोह किसी छोटी लोकल वजह से शुरू होता था, लेकिन वो अक्सर अंग्रेजी राज के बड़े विरोध में बदल जाता था। और वो चाहते क्या थे? वो अक्सर एक ऐसे बीते हुए अच्छे वक्त की बात करते थे, जब उनके हिसाब से शोषण नहीं था, अन्याय नहीं था, तो वो उसी को वापस लाना चाहते थे। इन विद्रोहों ने भले ही अंग्रेजी राज को उखाड़ना फेंका हो, पर उन्होंने बार बार ये जरूर दिखाया कि ये शासन कितना अलोकप्रिय है। लेकिन फिर ये कामयाब क्यों नहीं हुए? मतलब अगर इतना गुस्सा था, इतनी लड़ाइयां हुई, तो वो अंग्रेजों को हटा क्यों नहीं पाए? इनकी सीमाएं क्या थीं? हाँ, इनकी कई सीमाएं थीं, ये भी सच है। सबसे बड़ी बात तो यही कि ये सब अपने अपने इलाके में हो रहे थे, बिखरे हुए थे। हाँ बिल्कुल बिखरे हुए थे। आपस में कोई तालमेल नहीं था। एक जगह विद्रोह होता था तो देश के दूसरे हिस्से को शायद पता भी नहीं चलता था, और ये अलग अलग टाइम पर हुए। इससे अंग्रेजों को आसानी हुई, वो एक एक करके सबको दबाते गए। और नेतृत्व की बात आपने की थी। जैसा हमने कहा, नेतृत्व अक्सर पुराने सामंती या अर्ध सामंती लोगों के हाथ में था। उनकी सोच भी काफी हद तक पुरानी थी। वो पुरानी व्यवस्था को वापस लाना चाहते थे, लेकिन उनके पास भविष्य के भारत के लिए कोई नया, कोई प्रोग्रेसिव सोच या प्लान नहीं था। तो जो समानता दिखती है वो सिर्फ शिकायतों की थी। हाँ, ज्यादातर समानता एक जैसी मुश्किलों और एक जैसी शिकायतों की वजह से थी, ना कि किसी सोची समझी राष्ट्रीय भावना या कोशिश की वजह से। और लड़ाई के साधन, हथियार वगैरह? वो भी एक बड़ा फर्क था। विद्रोहियों के पास क्या था? ज्यादातर वही पुराने हथियार,
तलवारें, भाले, लाठियां, कहीं-कहीं पुरानी बंदूकें, और उनका संगठन भी कोई बहुत मजबूत नहीं होता था। दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार, ट्रेनिंग वाली फौज। बिल्कुल बेहतर हथियार, ट्रेंड सेना और कहीं ज्यादा अनुशासन और प्लानिंग। तो ये लड़ाई एक तरह से बराबर की नहीं थी, और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि अंग्रेजों ने थोड़ी बहुत मांगे मान लीं, कुछ रियायतें दे दी और आंदोलन ठंडा पड़ गया। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम ये कह सकते हैं कि 1857 से पहले का जो भारत था वो अंग्रेजी शासन के खिलाफ लगातार सुलग रहा था। ये जो सारे विद्रोह थे, ये कंपनी की उन नीतियों का सीधा नतीजा थे जिन्होंने भारत के समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति सबको उलट-पुलट कर रख दिया था। इनमें शामिल लोग अलग थे, उनके कारण शायद थोड़े अलग थे, उनके तरीके भी अलग थे, लेकिन जो मूल शिकायतें थीं, जैसे जमीन का छिनना, भारी टैक्स, अपने पुराने अधिकारों का खत्म होना, एक विदेशी ताकत का एहसास, ये सब काफी मिलती जुलती थी। हाँ, और उनकी सीमाएं भी लगभग एक जैसी थी। वो स्थानीय थे, बिखरे हुए थे, नेतृत्व पुराना था और अंग्रेजों की फौजी ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी। लेकिन इन सब कमजोरियों के बावजूद इन शुरुआती विद्रोहों ने वो जज्बा, वो प्रतिरोध की भावना जिंदा रखी, जिसने आगे चलकर 1857 के महाविद्रोह और फिर आजादी की लड़ाई की नींव रखी। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। जब हम इन शुरुआती, बिखरे हुए और जिन्हें अक्सर पुरानी सोच वाला कह दिया जाता है, उन विद्रोहों के बारे में जानते हैं, तो क्या 1857 के विद्रोह को देखने का हमारा नजरिया कुछ बदलता है? क्या 1857 वाकई एक पहला स्वतंत्रता संग्राम था जैसा हम अक्सर कहते हैं, या वो उस लंबे प्रतिरोध का जो दशकों से चला आ रहा था, बस एक ज्यादा बड़ा, ज्यादा फैला हुआ और शायद थोड़ा ज्यादा संगठित रूप था? इस पर सोचा जा सकता है।